प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 10 लेसन सेकेंड भारत में राष्ट्रवाद। तो इस टॉपिक में राष्ट्रवाद के बारे में आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो अपने राष्ट्र अपने देश के प्रति लगाव पैदा करती है, किसी व्यक्ति के अपने देश के प्रति समर्पण को दिखाती है। दूसरी परिभाषा इसकी यह हो सकती है कि किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता और लगाव की भावना को विकसित करती है, अपने देश के प्रति उन्हें प्रेम दिखाती है, उनका समर्पण दिखाती है। इस सभी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद की भावना किसी भी देश के नागरिक में होने के कारण वो देश तेजी से विकास करता है, उसके लोगों में एकता की भावना आती है, मिलजुल के रहने की भावना आती है। तो इसे लिए किसी भी देश में राष्ट्रवाद का होना बहुत ही आवश्यक है। यह एक जरूरी भावना है। तो भारत में ये भावना कैसे पैदा हुई, इसके बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। आप जानते ही हैं कि भारत एक बहुत ही विशाल देश है, एक बहुत ही प्राचीन देश है जो बहुत सारी रियासतों तथा राज्यों में बटा हुआ था। और यहाँ बहुत सारे छोटी छोटी रियासतें थी, उन पे बहुत सारे राजा राज करते थे। फिर आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिमों की बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें थी जिन्हें ब्रिटिश शासन ने धीरे धीरे जीत कर और अपने एक यहाँ पर सत्ता स्थापित कर ली थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ राज हो गया था। तो आप ये देखेंगे कि 1947 15 अगस्त 1947 से पहले भारत पर यूरोप के एक देश ब्रिटेन का शासन था। वो यहाँ पर सारा राज वही चलाते थे, उनकी यहाँ पर सरकार चलती थी। तो उन्होंने पूरे देश पे कब्जा करके पूरे देश में एक जैसे कानून लागू किए। इससे भी भारत में कुछ राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई। जो राज्य अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बटे थे, वो जब एक जैसा कानून मानना पड़ा उन्हें, तो उसमें एक एकता की भावना भी हुई। अब और कारण पढ़ते हैं। 1914 से 1919 तक एक बहुत ही बड़ा विश्व युद्ध इस संसार पर चला, जो बहुत बड़ा एक युद्ध था। उसमें लगभग सभी देशों ने भाग लिया। पूरे देशों की नागरिक उसमें प्रभावित हुए और उस युद्ध में भारतीयों ने भी अंग्रेजों की तरफ से भाग लिया। भारतीयों ने इस युद्ध में गांवों से युवकों को पकड़कर सेना में जबरन भर्ती किया और उन्हें युद्ध में भेज दिया। और काफ़ी भारत के सैनिक इस युद्ध में मारे गए और घायल हुए। इससे भारत के सभी लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ एक विरोध की भावना पैदा हुई। उसी दौरान भारत में 1918 से 1920 से 1921 इन दोनों वर्षों में एक भयंकर अकाल पड़ा और इस अकाल में बहुत सारी फसलें खराब हो गईं और भारत में भूखे मरने जैसी स्थिति पैदा हो गई। और एक और मुसीबत भी भारत में इन्हीं दिनों एक फ्लू की बीमारी आई और इस फ्लू के कारण भी बहुत से लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। उस समय की जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 130 लाख से 100 से अधिक लोग इस मृत्यु का इस बीमारी और इस भूख के कारण इतने लोग मर गए। अब भारतीयों को ये उम्मीद थी कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाने के बाद उनकी भी ये सभी मुसीबतें समाप्त हो जाएंगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजों ने इस युद्ध के बाद उनका खजाना खाली हो चुका था और वो अपने सभी उपनिवेश, जिसमें से भारत भी उनका एक उपनिवेश था, उस पर बहुत सारे कर बढ़ा दिए, लगान बढ़ा दिए गए, जबरन वसूली की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और एक नया आयकर लगाया गया।
आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, जो आम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत बनती जा रही थी और गरीब लोग इसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उनकी भूखे मरने की स्थिति हो गई। और इसी कारण उन सभी का अंग्रेज़ों के प्रति एक भावना, एक विरोध की भावना पैदा हुई और वो धीरे धीरे राष्ट्रवाद में बदलने लगी। उसी समय 1915 में भारत में गांधी जी, महात्मा गांधी जी का आगमन हुआ, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में वहाँ की नस्ल भेदी सरकार के खिलाफ एक सफल सत्याग्रह का आयोजन किया था, जो काफ़ी सफल रहा और इसीलिए उनका काफ़ी वहाँ पर उस सफलता के कारण उनका काफ़ी नाम था। जब वो भारत लौटे तो यहाँ भी उन्होंने उसी प्रकार के आंदोलन, सत्याग्रह चलाने पर विश्वास किया। भारत में पहले गांधी जी 1 वर्ष तक भ्रमण किया और भारत की सभी स्थितियों को जाना। 1916 में गांधी जी ने चंपारण में बागानों की दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह किया और वहाँ के सभी बागान मजदूरों को इसके लिए एकजुट किया। 1917 में फसल की खराब और बीमारी के कारण बहुत सारे खेड़ा गुजरात में लगान देने की स्थिति में किसान नहीं थे, तो गांधी जी ने उनको इकट्ठा किया और उन्हें सत्याग्रह में शामिल किया और एक आंदोलन चलाया। तो काफ़ी लोगों ने इसमें भाग लिया और एक राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई। उसके बाद अहमदाबाद, गुजरात में कपड़ा मजदूरों से बहुत अधिक वेतन को लेकर उनको काफ़ी समस्या थी। उन्हें बहुत थोड़ा वेतन मिलता था तथा उनसे बहुत अधिक घंटे तक काम लिया जाता था। उन्हें शोषण भी होता था। इस कारण गांधी जी ने उनसे भी सत्याग्रह करवाया और इस प्रकार 3 जगह सत्याग्रह सफल होने के बाद गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन को चलाया। उसी समय प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के कारण अंग्रेजी सरकार काफ़ी कमज़ोर स्थिति में थी, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी। तो अंग्रेज़ों ने एक नया, ये देखने के लिए कि भारतीय लोग अब हमारा विरोध ना करें, उन्हें डरा कर रखने के लिए एक नया कानून पास किया, जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। ये 1919 में पास किया, जिसका भारत में बहुत बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। उसके विरोध में गांधी जी ने एक नया सत्याग्रह चलाया, जिसका नाम था रॉलेट सत्याग्रह। उसके विरोध में दुकानें बंद कर दी गईं, रैली और जुलूस निकाले गए और हड़तालें की गई। कई स्थानों पर सरकार ने इसका बहुत ही सख्ताई से विरोध किया और लाठीचार्ज करवाई और कई जगह गोलियां चली। इससे जनता और अधिक भड़क उठी और उन्होंने इसका विरोध और तेज कर दिया। इस विरोध को कुचलने के लिए सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया। और जो वहाँ सबसे मार्शल लॉ क्या होता है कि जब सेना के हाथ में प्रशासन चलाना जो है सेना के हाथ में आ जाता है, तो जनरल डायर के हाथ में पंजाब का शासन आ गया। पंजाब में 13 अप्रैल को बैसाखी का पर्व मनाया जाता है। उस पर्व को बनाने के लिए एक मेले का आयोजन हुआ और कुछ लोग इस काले कानून का विरोध करने के लिए भी इकट्ठे हुए थे। तो वहाँ अमृतसर में जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, कुछ मेले के कारण और कुछ विरोध के कारण। उन्हें इस मार्शल लॉ के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। जनरल डायर ने अपने सैनिकों के साथ इस बाग में प्रवेश किया। इस बाग से निकलने का केवल एक ही रास्ता था और वहाँ सैनिक खड़े थे और उन्होंने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें लगभग 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 2000 के करीब लोग घायल हो गए। इसका बहुत बड़ा विरोध हुआ, पूरा देश एक सूत्र में बंध गया, उनमें राष्ट्रवाद की भावना आई और गांधी जी ने इसका बहुत विरोध किया। उन्होंने अपना वो सत्याग्रह आंदोलन समाप्त कर दिया और एक नया आंदोलन, असहयोग आंदोलन शुरू किया। अब असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है? सहयोग का अर्थ होता है मदद करना और असहयोग का अर्थ होता है मदद न करना। गांधी जी का एक विचार था
कि भारतीयों के सहयोग के कारण ही ब्रिटिश इतने बड़े देश पर आसानी से शासन चला पा रहे हैं। यदि भारतीय लोग ब्रिटिश लोगों की मदद करना बंद कर दें तो 1 वर्ष के अंदर ही ये समाप्त हो जाएगा शासन और हमें आज़ादी प्राप्त हो जाएगी। तो इसीलिए गांधी जी ने इस सब चीज़ को देखते हुए एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन के लिए एकता का होना बहुत ज़रूरी था। अतः मुस्लिमों को एक करने के लिए गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली से बातचीत की और उसी समय प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों ने तुर्की के खलीफा ओटोमन साम्राज्य के शासक को हराया था। तो मुस्लिम अंग्रेज़ों से उस खलीफा को हराने के लिए बहुत ही नफरत कर रहे थे। तो अच्छा मौका देखकर गांधी जी ने उनसे बात की और उनको भी इस आंदोलन में शामिल कर लिया और मुस्लिमों ने भी गांधी जी के साथ मिलकर एक खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की और हिंदू मुस्लिम एकता बनी और बहुत ही सफल ये आंदोलन चला। तो इसके क्या परिणाम हुए, ये आंदोलन किस प्रकार चला, हमें देखते हैं कि हजारों विद्यार्थियों ने इसके आंदोलन में भाग लेते हुए सरकारी स्कूल कॉलेजों को छोड़ दिया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, अंग्रेज़ों का बहुत नुकसान हुआ और उसमें काफ़ी शिक्षकों ने स्कूलों से इस्तीफा दे दिया, वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का अर्थ होता है विरोध करना, किसी को भी शराब नहीं खरीदने दिया जाना। और ये आंदोलन बहुत ही सफल नज़र आया और ऐसा लगा कि अभी कुछ ही दिनों में हमें स्वतंत्रता मिल सकती है, परंतु ये आंदोलन चलते चलते कुछ धीमा पड़ गया। अब इसके धीमे पड़ने के क्या कारण थे उस पर हम एक नज़र डालेंगे। पहला कारण तो ये था कि जब विदेशी कपड़ों को भारतीयों ने खरीदना छोड़ दिया तो भारत में कपड़ा जो है छोटे स्तर पर और हाथों से बनता था, जो बहुत महंगा होता था और गरीब लोग उस कपड़े को नहीं खरीद सकते थे। इसके कारण कुछ दिनों के बाद वो कपड़े की जो कमी हो गई और लोगों ने विदेशी कपड़ा खरीदना शुरू कर दिया। जिन छात्रों ने और शिक्षकों ने स्कूल कॉलेजों का विरोध किया था, पढ़ाई छोड़ दी थी, तो वैकल्पिक व्यवस्था की कमी के कारण उन्हें कोई और जगह कॉलेज में दाखिला नहीं मिला, कोई और कॉलेज थे नहीं। तो अंत में वो वापस अपने स्कूल और कॉलेजों में लौट गए। बेरोजगारी के कारण भी बहुत सारे लोग अदालतों में लौटने लगे और उसका विरोध करने लगे। तो इस प्रकार ये आंदोलन धीमा पड़ गया। और इसमें अब इस आंदोलन का ग्रामीण क्षेत्रों में क्या असर पड़ा। आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर लोग खेतीबाड़ी करते हैं और ज़्यादातर लोग उस समय पर अंग्रेज़ों के जो जमींदार होते थे, जो लगान उगाते थे, वो भारतीय मजदूरों से बेगारी करवाते थे और उन पर बहुत ज़्यादा लगान लगाया जाता था। ऐसे आंदोलन में लोगों ने सोचा कि अब उन्हें लगान से भी मुक्ति मिलेगी और उन्हें बेगारी नहीं करनी पड़ेगी और उन्हें बहुत ही उत्साह के साथ इस आंदोलन में शामिल हुए। लेकिन जब धीमे धीमे उन्होंने देखा कि ये दोनों ही काम नहीं हो पाए हैं तो उनका इस आंदोलन से थोड़ा सा मन खराब हो गया। इसी प्रकार बागान व्यवस्था के मजदूरों ने सोचा कि उन्हें मजदूरी भी बड़ी मिलेगी और उन्हें घर जाने की अनुमति मिलेगी, क्योंकि उस समय बागानों के मजदूर घर नहीं जा सकते थे, उन्हें कैदी की ज़िंदगी जीनी पड़ती थी। इस कारण बहुत से बागान मजदूर बागानों से निकलकर घर जाने के लिए चल पड़े। वो अपने आप को आज़ाद समझने लगे और वो बागानों से निकलकर घर जाने लगे, परंतु रेलवे तथा अन्य चीज़ों की हड़ताल होने के कारण वो घर नहीं पहुंच सके और सरकार ने उन पर बहुत कड़ी कार्रवाई की और उनकी पुलिस द्वारा बहुत पिटाई की गई तथा उन्हें बाद में पकड़कर दोबारा बागानों में भेज दिया गया। उन्हीं दिनों एक बहुत बड़ी घटना घटी, चोरा चोरी कांड। ये 4 फरवरी 1922 गोरखपुर उत्तर प्रदेश की घटना थी, जिसमें पुलिस वालों ने कुछ सत्याग्रही आंदोलनकारियों को बुरी तरह से पीटा और कुछ को गिरफ्तार किया। तो उसके विरोध में ग्रामीणों ने एक थाने को घेर कर आग लगा दी, जिसमें 22 सिपाही व एक दरोगा की मृत्यु हो गई। गांधी जी ने इस हिंसा को देखते हुए
इस आंदोलन को वापस ले लिया, परंतु कुछ नेताओं ने इस आंदोलन को वापस लेने का विरोध किया। वो ये सोचते थे कि अगर ये आंदोलन चलता रहेगा तो हमें बहुत ही जल्दी आज़ादी मिल जाएगी, परंतु गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया, जिसके कारण ये आंदोलन समाप्त हो गया। तो इसके बाद आपने देखा कि किस प्रकार ये बहुत ही सफलतापूर्वक चला आंदोलन और फिर धीमा पड़ गया, और इसमें इस प्रकार हम आज़ाद होने से रह गए। थैंक यू बेटा।